हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन को जो प्राचीन और मध्यकाल के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। खासकर उस पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसको लिखा जा सकता है। देखिए, ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ कि केवल इसी तरह से ही लिखा जाएगा आंसर राइटिंग, बट फॉर्मेटिंग इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं अलग अलग कैंडिडेट्स के लिखने के, बट जो इवैल्यूएशन कॉपी आती है उससे एक पॉजिटिव थिंक बना रहता है कि हाँ, आप कहीं ना कहीं सही वे में उसको फॉर्मेटिंग कर पा रहे हैं और लिखने का जो है वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो आपको भी फ्रेंड्स लिखने की जो शैली है वो डेवलप करनी चाहिए, चाहे आप 71st BPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी मेंस देने वाले हैं। तो ये आपके लिए ये वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ज़रूर इन सब बातों का ध्यान रखें। एंड मैं ये कहूँगा कि आप जब भी प्रिपरेशन करें तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करने की प्रयास करें। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 7-8 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको 38 मार्क्स के मिलेंगे। एंड अगर हम बात करें तो 8 मार्क्स के होंगे, आपको 100 वर्ड्स के अप्रॉक्सीमेट लिखना होता है। तो उन प्रश्नों को पहले देखेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी ये जितने भी आप इवैल्यूएशन कॉपी देख रहे हैं सारे ये अभी सेक्शनल टेस्ट हैं, और सेक्शनल टेस्ट आपको बहुत ही मैच्योर बनाता है और लिखने की जो शैली है, जो उसकी जो एकाग्रता है, जो प्रेजेंटेशन है, खासकर उत्तर लेखन में, वो काफ़ी आपको मैच्योर भी बनाता है। तो काफ़ी इससे आप स्किल सीखते हैं और लिखने की जो शैली आप डेवलप करते हैं डे बाय डे सेक्शनल को लेकर, तो वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन था पटना कलम शैली पर टिप्पणी करना था। ओके, और इसकी जो विशेषता है उसके संदर्भ में बातें बतानी थी। तो रफली यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इंट्रो। पटना कलम शैली का विकास 18वीं शताब्दी के मध्य बिहार एवं बंगाल क्षेत्र के रूप में हुआ। यह एक प्रकार की क्षेत्रीय कला शैली है। ओके, तो यहाँ पे रफली क्या हुआ, इंट्रो यहाँ पे दे दिया गया। जस्ट वेट। एंड अगेन विशेषता में क्या हुआ, जैसे मिश्रित शैली की विशेषता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे विथ डायग्राम, जैसे पटना कलम शैली में स्थानीय शैली, मुगल चित्रकला शैली एंड ब्रिटिश कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ओके, यहाँ पे रफली यहाँ पे दिखा दिया मैंने बिहार के दृश्य को। एंड इसकी विषय वस्तु क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वस्तु, चित्र, दृश्य आदि। इसके अलावा देखेंगे आप तो अलंकारिक सुलेख कला है, राइट। एंड आप देखेंगे यहाँ पे मानव चित्रण, जैसे आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। एंड इसके अलावा जो आम जीवन की घटनाएं हैं वो भी इसकी विषय वस्तु रही है। ओके फ्रेंड्स, एंड दूसरे पैरा में हमें क्या लिखना है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। जैसे चित्र निर्माण पद्धति, ठीक है, तो कैसे कैसे उसमें चित्र दिखाई पड़ता है। जैसे चित्र अंकन ब्रश की सहायता से बनाया गया है। इसके अलावा बॉर्डर, पृष्ठभूमि का अंकन, पृष्ठभूमि आदि महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है वो उसमें दृष्टिपटल होता है। शैली में ब्रिटिश जो एक तरह से बाल तरंग है, उस पद्धति का प्रयोग भी बहुत रूपों में हुआ है। तो आप इसको भी यहाँ देख सकते हैं। ओके, एंड निष्कर्षता यहाँ पे आपको कंक्लूजन लिखना है कि पटना कलम शैली का अपना एक विशेष महत्व है, परंतु मिश्रित शैली का समावेशन इसे उत्कृष्ट बनाता है। फलतः इसके विषय वस्तु के अवलोकन से पता चलता है कि लोक कला शैली प्रभावी रहा है। तो लोक कला शैली एक तरह से जब देखते हैं तो जब मिश्रित शैली हो गया एंड आम जीवन की घटनाएं हो गई तो लोक कला शैली के रूप में इसे प्रभावी माना भी गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहला क्वेश्चन था। जस्ट दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद पे टिप्पणी करना था। उनकी जीवनी को लेकर और उनका जो योगदान है उसको लेकर टिप्पणी करना था। तो यहाँ पे रफली क्या करेंगे, आप इंट्रो बनाएंगे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिले के निवासी थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति होने का गौरव इन्हें प्राप्त है।
इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका हेतु महत्वपूर्ण योगदान समर्पित किया। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि केवल इसी तरह का आप इंट्रो दे सकते हैं। इवन आप इनफैक्ट देखेंगे तो कई तरह के आप उसको इंट्रो दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड अगेन हम आ जाएंगे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद का योगदान देख लेंगे कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया। जैसे एक छात्र नेता के रूप में 1905 में स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी, यह उनका राष्ट्रीय आंदोलन में पहला योगदान था। ओके, 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन। तीसरा, 1906 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेना। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका से बिहार में राष्ट्रीय चेतना का बोध हुआ। तो इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसको मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स दिखाने का प्रयास किया। एंड आप अगेन यहाँ पे देखेंगे, जैसे चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी से मिलने के पश्चात विचारधारा जो है इनकी प्रभावित हुई, यानी कि वस्तुतः बिहार में वह गांधीवादी आंदोलन के शिल्पकार की भूमिका में रहे। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में आपको देखने को खूब मिलेगा कि महात्मा गांधी से या फिर अन्य जो भी नेता है उससे किस तरह से अन्य लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनकी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे 1920 में वकालत से त्यागपत्र उन्होंने दिया। भाषणों एवं संवादों के माध्यम से बिहार में आंदोलन को प्रभावी बनाया। बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका में वो सक्रिय रहे। नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय भागीदारी उन्होंने निभाई। एंड फाइनली क्या आ जाएंगे निष्कर्ष पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन एवं बिहार के आंदोलनों में सक्रिय रहा। वस्तुतः वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनकर बिहार को गौरवान्वित किए। ओके, तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंटेंट, इनफैक्ट आपके पास कंटेंट की जो प्रिपरेशन है वो किस तरह का है ये मैटर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अब फिर यहाँ पे देखेंगे प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन जो पूछा गया था भारत में मंदिर निर्माण कला शैली को लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मंदिर निर्माण कला शैली को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब कला एवं संस्कृति के संदर्भ में जब आप स्टडी करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, या फिर आपने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ा होगा, 11th की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की, दैट इज़ वेरी वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो वो बहुत ही रिलेवेंट दिया हुआ है। आप उसके जब शब्दावली को देखते हैं तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। ओके, तो प्राचीन भारत के संदर्भ में मंदिर निर्माण कला शैली विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। राइट, डायरेक्ट लिख के फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ओके, और डायग्राम दिखा दिया कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, जैसे नागर शैली देखेंगे आप हिमालय वाला ये जो एरियाज है, आप देखेंगे द्रविड़ शैली जो कि साउथ में, एंड बेसर शैली दोनों का मिश्रित रूप होता है, तो उसको मैंने दिखा दिया। एंड अलग अलग करके इसको डिफाइन करने का मैंने प्रयास किया कि नागर शैली जो है वो किस प्रकार दिखाई देता है एंड इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे दृश्य देखेंगे तो नागर शैली के जो मंदिर बने होते हैं उसकी संरचना के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इस तरह के मंदिर का अंकन दिखाई पड़ता है। जैसे इसको देखेंगे वर्गाकार गर्भगृह, रेखीय शिखर और आमलक, यानी कि मंदिर के ऊपर जो बनाया जाता है वो आमलक कहलाता है। रेखीय शिखर हुआ, गर्भगृह वर्गाकार गर्भगृह हुआ। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे पुट कर सकते हैं। जैसे तिगवा विष्णुपद मंदिर एमपी में, एरण विष्णुपद मंदिर एमपी में, नचरा कुठार की पार्वती मंदिर एंड अयोध्या मंदिर एंड भूमरा का शिव मंदिर। तो ये नागर शैली के ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपको वहाँ पे 3-4 पॉइंट्स को दिखाना होगा। ओके, तो ये नागर शैली का है। एंड यहाँ पे अगेन मैंने दिखाया यहाँ पे द्रविड़ शैली को। ठीक है, द्रविड़ शैली यानी द्रविड़ शैली में मंदिर कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसको कि यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो गोपुरम होते हैं, यानी कि द्वार, प्रवेश द्वार होता है। इसके अलावा देखेंगे परकोटा,
और यहाँ पे देखेंगे आयताकार गर्भगृह। तो आयताकार जो गर्भगृह है उसके चारों तरफ दीवार होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परकोटा बोलते हैं। और इसकी जो आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो पिरामिड नुमा शिखर होता है, ठीक है, इस तरह से, जैसे एकदम छोटे छोटे करते करते ऊपर तक गया है। और लास्ट में आप देखेंगे छोटा सा जो अंकन दिखाई देगा उसको स्तूपिका के नाम से जाना जाता है। और इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा, जैसे रथ मंदिर हुआ, कैलाश मंदिर हुआ, महाबलीपुरम हुआ, विरूपाक्ष मंदिर आदि हुआ। ये सारे एग्जाम्पल्स द्रविड़ शैली के रेफरेंस में आते हैं। ओके, एंड बेशर शैली की बात करें तो इसके अंतर्गत नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, यानी कि दोनों मंदिरों के मिश्रण देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए होयसेल मंदिर, हेल्विडे। ओके, तो फाइनली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का जो नेचर है, यदि यही क्वेश्चन अगर 38 मार्क्स का होता तो काफ़ी इसमें इसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता, यानी कि नागर शैली को और भी लिखा जा सकता था, द्रविड़ शैली को और विस्तार रूप से लिखा जा सकता था। बट आपसे क्वेश्चन जेन्युइन यही पूछा गया है कि भारत के मंदिर निर्माण कला शैली, तो आप डायरेक्ट शैली के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे और देन आप उसका एग्जाम्पल पुट करके आप आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल कि निष्कर्षतः प्राचीन भारतीय निर्माण मंदिर कला शैली जहाँ उस समय विशेष महत्व था, वही वर्तमान संदर्भ में उसकी जीवंतता एवं प्रभाव अनेक मंदिरों में देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये आपका क्वेश्चन था स्तूप को लेकर था। ओके, स्पेशली जो ये क्वेश्चन था स्तूप को लेकर था एवं स्तूप वास्तुकला और गुफा वास्तुकला को लेकर क्वेश्चन था। मैं अगेन बता दूं आपको, स्तूप वास्तुकला एवं गुफा वास्तुकला, तो जब बौद्ध धर्म के संदर्भ में जब आप अध्ययन करेंगे तो काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब भी किया गया है। जैसे स्तूप वास्तुकला एवं गुफा वास्तुकला की अपनी अपनी महत्व है। वस्तुतः दोनों बौद्ध धर्म के समय काफ़ी उत्कृष्ट रहा। ओके, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे स्तूप के बारे में, जस्ट वेट, यहाँ पे देखेंगे आप स्तूप के बारे में। तो सबसे पहले स्तूप के बारे में क्या, हम जैसे एक डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। आप एनसीईआरटी देखेंगे, जब आप 11th की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की, काफ़ी अच्छा उसमें दृश्य बनाया हुआ है, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो ये रफली मैंने यहाँ पे बना दिया एक डायग्राम, और डायग्राम से हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। स्तूप बौद्ध स्थापत्य कला एक अंग है। स्तूप बौद्ध स्थापत्य कला का एक अंग है। यह पाली शब्द थूप से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊंचा उठा हुआ स्थल। ओके, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि स्तूप होता क्या है। इसके अलावे आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए उल्टी कटोरी की भांति यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपको अंडाकार यहाँ पे दृश्य दिखाई दे रहा होगा। उसके ऊपर देखिएगा तो उसके ऊपर हर्मिका बना हुआ है, जो कि बौद्ध धर्म में सर्वाधिक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो सर्वाधिक पवित्र स्थल है, जहाँ पे बुद्ध से रिलेटेड या उनके शिष्यों के से संबंधित जो भी वस्तु है उसको यहाँ पे रखा जाता है। इसके ऊपर देखेंगे तो एक दंड लगा हुआ है, जिसमें 3 छत्र आपको दिखाई देंगे। ओके, इसके अलावा देखेंगे आप नीचे की तरफ आएंगे तो मेघी चबूतरा बना हुआ है, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है घूमने के लिए। एंड आप देखेंगे इसे वेदिका बनाया गया है चारों तरफ, इधर प्रदक्षिणा पथ, यानी कि इसके चारों तरफ आप जब देखेंगे ऐसे तो वेदिका बनाया हुआ है। एंड यहाँ पे मिलेगा आपको तोरण द्वार। तो यह स्तूप में अलग अलग दृश्य आपको दिखाई देंगे। ओके, एंड फाइनली इसकी विशेषता को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे छत्र का क्या मतलब होता है, श्रद्धा, सम्मान एवं उदारता का प्रतीक है। अंड यानी कि कटोरे भांति की आकृति, हर्मिका सर्वाधिक पवित्र स्थान, तोरण द्वार यानी कि प्रवेश द्वार, वेदिका स्तूप के चारों ओर घिरा हुआ दीवार, एंड मेघी चबूतरा जो कि देखेंगे कि अंड के चारों तरफ घूमने का वो दृश्य होता था। तो स्तूप स्थापत्य कला भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए। ओके, एंड सेकेंड पार्ट में मैंने क्या लिखा आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण, जैसे सांची स्तूप एमपी में, एंड धमेक स्तूप सारनाथ में, चौखंडी स्तूप, अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश, नागार्जुनी कोंडा का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ दे दिया।
अब गुफा वास्तुकला के बारे में थोड़ी बहुत बातें यहाँ पे लिखनी थी। जैसे उदय मौर्य काल के दौरान हुआ, जैसे बराबर की गुफाएं बिहार में आपने कई बार पढ़ा होगा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं। तो मैंने यहाँ पे रफली एग्जाम्पल दिया एंड फाइनली यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि उसका जो निष्कर्ष है वो किस प्रकार होगा। तो फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में लेखन शैली, उसके डायग्राम को पुट करना, ये अहम भूमिका निभाता है और एग्जामिनर को काफ़ी ये अट्रैक्ट भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मधुबनी पेंटिंग को लेकर टिप्पणी करना था, और ये भी आप देखेंगे ये 5th नंबर क्वेश्चन है और ये भी आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे मधुबनी पेंटिंग एवं का संबंध बिहार से है। यह बिहार की गौरवशाली एवं समृद्ध कला एवं संस्कृति परंपरा से संबंधित है। इसका विस्तार दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, मिथिलांचल आदि क्षेत्रों में विद्यमान है। तो यहाँ पे इंट्रो सबसे पहले बना दिया गया। एंड विशेषता डायरेक्ट आएंगे, जैसे चित्र, भित्ति चित्र, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि घर की सजावट चित्रों द्वारा होता है। अंदरूनी कमरा या कोहबर का दीवार भी बनाया जाता है। पशु पक्षी का चित्रण भी वहाँ पे स्पष्टता दिखाई देता है और इसमें उसकी ये विशेषता भी रही है। अरिपन क्या होता है, जैसे महिलाओं द्वारा घर के आंगन या चौखट के सामने बनाया जाना। आप यहाँ पे देखेंगे पटचित्र, जैसे शारीरिक सौंदर्य उत्कर्षण का दृश्य भी वहाँ पे प्रमुख रूप से दिखाई देता है। अन्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे सांकेतिक चित्रण है, जैसे संकेत के माध्यम से चित्र को दर्शाया गया है। मुख्यतः दीवार पर चित्र बहुत आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। इसके अलावा चित्र उंगलियों या बांस की कुंची से बनाया हुआ मिलेगा। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग बहुत बृहद मात्रा में वहाँ पे दिखाई पड़ता है। एंड 3rd में हम क्या लिखने के प्रयास करेंगे, जैसे वर्तमान संदर्भ में यहाँ पे कुछ आप पॉइंट दे सकते हैं। जैसे महत्वपूर्ण चित्रकार सीता देवी एवं आप यहाँ पे देखेंगे अलग अलग नाम है, कुछ आदि नाम है जिन्होंने अपना वर्तमान संदर्भ में इनको लेकर मधुबनी चित्रकला शैली में नाम जो है वो अंकन दिखाई पड़ता है। जैसे G20 में भी वैश्विक पटल पर इस पे डिबेट हुआ था। और इसके अलावा देखेंगे आप शशिकला की पेंटिंग्स जापान में आयोजित की गई थी। तो ये अपने आप में भी दिखाता है कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास रहा है और जो वर्तमान में उसको गौरवान्वित करने का जो एक अवसर प्रदान कर रहा है, वो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे भी इसकी समृद्धि को दर्शाता है। एंड अगेन यहाँ पे देखेंगे कि निष्कर्षतः मधुबनी पेंटिंग बिहार के सदियों से गौरवान्वित एवं समृद्धि की पहचान दिया है। फलतः अब इसकी समृद्धि वैश्विक स्तर पर भी जारी है। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे 7-8 मार्क्स के, वो कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आपको भर भर के नंबर दे के जाते हैं क्वेश्चन, और इसको अच्छे से आपने अगर प्रेजेंट किया तो एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छा देगा। और इधर घुल मिल के कुछ भी लिखेंगे तो वो कुछ भी मार्क्स दे देगा, ये मान के चलना है। एंड चलिए, क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे मौर्य कला के संदर्भ में लिखना था और बताना था कि मौर्य कला पर जो यूरोपीय प्रभाव है वो कितना पड़ा हुआ है, क्या उससे पूरी तरह से प्रभावित है। तो ये अपने आप में भी देखेंगे कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो एक तरह से सबसे पहले तो मौर्य कला की हमें विशेषता बताना होगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे रफली यहाँ पे एक इंट्रो बनाया जा सकता है। जैसे आप इसको देखेंगे अच्छे से, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मौर्य कला का रूप एवं इसकी समृद्धि गौरवशाली रही है। बस हो गया सिंपल, हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, 10 लाइन्स या फिर 8 लाइन्स, उतने लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप रफली 2-3 लाइन में भी आप दे सकते हैं और डायरेक्ट आ जाएंगे मौर्य काल की विशेषता पर। जैसे मौर्य काल के रूप में देखेंगे राजकीय कला के संदर्भ में और लोक कला के संदर्भ में आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो स्तूप मिलेगा आपको, स्तंभ मिलेगा, वेदिका, राजप्रसाद, मूर्ति कला, एंड यहाँ पे देखेंगे तो बर्तन मूर्ति मिलेगा। तो अब एक एक करके हमें डिफाइन करना होगा इसको। तो राजकीय कला के संदर्भ में आप देखेंगे जैसे स्तंभ, तो ये मौर्यकालीन सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके स्तंभों की संरचना निर्धारित नहीं है। इनमें से कुछ स्तंभ सुरक्षित हैं, कुछ स्तंभों पर लिपि
लिपि अंकन है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे दिल्ली, टोपड़ा, सांची, अरेराज इत्यादि, जबकि रामपुरवा में अलग अलग दृश्य आपको दिखाई पड़ता है। तो आपने स्तंभ को यहाँ पे दिखा दिया। ओके, एंड स्तंभों की जो विशेषता है वह उसको भी दिखाने का जैसे मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। तो सभी स्तंभ चमकदार एवं लंबे होते हैं और नीचे आप यहाँ पे देखेंगे जैसे लंबे होते हैं नीचे से ऊपर पहले। ओके, आप वो इसको देखेंगे जैसे इसमें दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, शीर्ष एवं यष्टि, और अलग अलग दृश्य जैसे सारनाथ में आप देखेंगे तो उसका दृश्य कैसे होता है। सभी स्तंभों पर चमकदार पॉलिश होते हैं। तो इनफैक्ट वो विशेषताएं आप 3-4 पॉइंट्स में ख़त्म करेंगे और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एंड अगेन स्तूप को मुझे समझाना था तो स्तूप का अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया मैंने, और उस स्तूप की जो विशेषता है उसको यहाँ पे मैंने दिखा दिया 3-4 पॉइंट्स में कि अलग अलग तोरण द्वार क्या होता है, हर्मिका क्या होता है, राइट, इसकी जो आकृति है वो कैसा होता है, शीर्ष क्या होता है, मेघी चबूतरा, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है। तो इनफैक्ट ये मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे मूर्ति कला के संदर्भ में आप देखेंगे पटना में जैन तीर्थंकर की मूर्ति के संदर्भ में यहाँ पे जैसे मैंने उसको दिखाने का प्रयास किया। इसके अलावा राजप्रसाद को देखेंगे, राजप्रसाद सम्राट चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद, यहाँ विशाल खंभे वाला भवन का जैसे आप देखेंगे यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है। तो आप इसको लिख सकते हैं। लोक कला के संदर्भ में जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, पशु पक्षियों का मृण मूर्तियाँ, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। मिट्टी के बर्तन के रूप में देखेंगे आप तो बिहार में अधिक पाया गया है जैसे उत्तरी काली पॉलिश वाले चमकदार सतह पे। ओके, नेक्स्ट बात करें तो अब दूसरा पार्ट जो है वो उस पर हम थोड़ा सा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि मौर्यकालीन पर विदेशी प्रभाव अंकित है, जैसे जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन इत्यादि बहुत सारे इतिहासकार विद्वान हैं जिनका मानना है कि डायरेक्ट विदेशी जो प्रभाव है वो मौर्य कला पर पड़ता है। लेकिन ये अपने आप में भी आलोचनात्मक परीक्षण का एक प्रश्न हो जाता है। ऐसे मौर्य कला के स्तंभों पर चमकीली पॉलिश को तकनीक शीर्ष भाग में पशु उत्कीर्णन आदि ईरानी कला से प्रेरित था। ठीक है, इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। मौर्य मूर्ति कला खासकर यक्षिणी की मूर्ति हेलियोटाइन कला से प्रेरित था। ठीक है, इसको भी जैसे कुछ विद्वानों का मानना है। अशोक ने स्तंभ ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में उपलब्ध है। वस्तुतः कुछ हद तक यह तर्क सही है कि मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव सीमित रहा, परंतु मौलिक विशेषताएं एक अलग पहचान रखता है। तो ऐसा मतलब ये पूरी तरह से जरूरी नहीं है। एंड आप देखेंगे अलग अलग जब दृश्य को देखते हैं आप कला एवं संस्कृति के संदर्भ में तो पूरी तरह से विदेशी प्रभाव का अंकन दिखाई नहीं पड़ता है। इसका अलग जैसे मौर्य कला का एक अलग अपनी जो आइडेंटिफाई है उसको आप देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आलोचनात्मक परीक्षण में क्या क्या लिखा जा सकता है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों का नकल माना जाता है क्योंकि ईरान के शासक हखमनी वंश के शासकों ने भी स्तंभों का निर्माण किया था जो चमकदार थे, तो उस बेस पे इसको माना गया है। किंतु अशोक के स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल नहीं कहा जा सकता क्योंकि ईरानी स्तंभ एवं अशोक के स्तंभों में भिन्न भिन्न पहचान है। तो यहाँ पे डिफरेंट दिखाने का मैंने प्रयास कर दिया। जैसे आप मौर्य कला को और ईरानी कला को, जैसे स्तंभ चपाट एवं चिकना होता है, स्तंभों का निर्माण स्वतंत्र होता है, खुली आसमान में होता है। जैसे आप मेहरौली का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुतुब मीनार के जो परिसर में है। इसके अलावा राजप्रसाद में लकड़ी का प्रयोग ये अपने आप में भी एक जो है वो अलग दृश्य को अंकित करता है। स्तंभ के ऊपर पशु आकृति एंड स्तंभ के ऊपर जो है वो उल्टा कमल देखने को मिलता है। ओके, इसके अलावा ईरानी कला में देखेंगे स्तंभ दरारीदार, उसमें कई तरह के दरार का दृश्य दिखाई पड़ता है। निर्माण विशाल भवनों में होता है, मुख्यतः पत्थर का प्रयोग होता है। स्तंभ के ऊपर मानव आकृतियों का दृश्य दिखाई पड़ता है। स्तंभ के ऊपर जो है वो घंटी लगी होती है। तो ये बेसिक जो है वो एक तरह से डिफरेंट देखने को मिलता है।
एंड फाइनली इसके आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कंक्लूजन को, तो उपयुक्त उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मौर्य कला की विशेषता प्राचीन इतिहास में उत्कृष्टता को दर्शाता है। फलतः विदेशी प्रभाव सीमित रूपों में देखा जा सकता है। ओके, और यहाँ पे भर भर के आपको नंबर मिलेंगे 38 मार्क्स वाले में। इवन कई स्टूडेंट के तो 25, 26 भी मिल रहे हैं, तो मिलेगा आपको। अगर आपने सही से टू द पॉइंट लिखने का प्रयास किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 38 मार्क्स का है। इसमें पाल कला के संदर्भ में लिखना था, राइट। और जैसे बिहार में पाल कला जो है वो किस तरह से समृद्धि रहा है उसको खासकर दिखाना था। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे इंट्रो में क्या आ सकता है, पाल कला का विकास 8वीं से 12वीं सदी के मध्य देखा जा सकता है। पाल कला का पूर्व मध्यकालीन बिहार में विशेष महत्व रहा है। डायरेक्ट उसकी विशेषता पे आ जाएंगे, जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में। तो स्थापत्य कला के रूप में क्या मिलेगा, महाविहार मिलेगा, स्तूप मिलेगा, चैत्य मिलेगा, मंदिर मिलेगा। एंड मूर्ति कला के संदर्भ में कांसा, पत्थर, और चित्रकला में पांडुलिपि एंड भित्ति चित्र का आपको दृश्य दिखाई पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे स्थापत्य कला की विशेषता क्या है, जैसे अलग अलग रूप में, जैसे विहार का निर्माण होता है, मंदिर में मंदिर का एग्जाम्पल दिया। पालकालीन स्थापत्य की विशाल योजना, तत्कालिक और आर्थिक समृद्धि हेतु, तो अलग अलग पॉइंट से इसको दर्शाया जा सकता है। एंड मैं बोलूँगा कि जितना आपको डायग्राम मिले, इनफैक्ट ज़रूर उसको आपको पुट करना चाहिए डायग्राम को। जैसे महाविहार के संदर्भ में आप देखेंगे, पक्की ईंटों से आयताकार स्तंभ, आयताकार भवन, खुले आंगन, चारों ओर बरामदे, बरामदे के पीछे कमरे, और एक तरह से देखेंगे कुछ कमरा 2 मंजिला। तो यहाँ पे दृश्य एक रफली बना दिया मैंने। चैत्य के बारे में आप देखेंगे तो बौद्ध पूजा केंद्र, पाल शासकों द्वारा निर्माण किया गया प्रमाण इसको बिहार में देखने को मिलता है। स्तूप अगेन आ गया, तो अगेन वही स्तूप की संरचना आपको, तो एक आप टॉपिक तैयार करते हैं तो देखिए किस तरह से आपको वैरी करना होता है। अलग अलग जब आप प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो उसमें पुट आप कर सकते हैं। ओके, एंड अगर मैं बात करूं तो मंदिर को यहाँ पे लेकर मैंने यहाँ पे कुछ दिखाने का प्रयास किया है। मंदिर को, जस्ट वेट, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, तो मंदिर में क्या हो जाएगा, नागर शैली में बने मंदिर। एंड आप देखेंगे यहाँ पे आमलक, रेखीय शिखर, वर्गाकार गर्भगृह। पालकालीन मूर्ति कला के संदर्भ में देखेंगे कांस्य की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, और डायरेक्ट इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे मैंने दृष्टिपटल किया हुआ है अलग अलग रूपों में, अलग अलग इसके विथ डायग्राम के थ्रू। डायग्राम से क्या होता है, आपकी जो लिखने की एंड आपकी कॉपी की जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी एक देखेंगे कि अलग रूप में वो उत्कीर्णन हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पालकालीन चित्रण कला। तो पालकालीन चित्रण कला में भी पांडुलिपि चित्र एंड भित्ति चित्र, अगेन मैंने यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाने का प्रयास किया। एंड डायग्राम से आप काफ़ी पॉइंट्स को दिखा सकते हैं और एग्जामिनर को डायरेक्ट दिखता है। तो अगेन मैं बोलूँगा फ्रेंड्स, जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बौद्ध धर्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे अलग अलग रूपों में मैंने विथ डायग्राम बनाने का प्रयास किया है। आप यहाँ देख सकते हैं अलग, पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते हैं, सराय स्थल ग्रेनाइट पत्थर का। तो अलग अलग रूपों में अलग अलग पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे पुट किया है। एंड अगेन आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि निष्कर्षता आप देखेंगे, कहा जा सकता है कि पाल शासन के दौरान कला की काफ़ी समृद्धि रहा एवं उसके अभूतपूर्व विकास हुआ एवं कला परंपरा के रूप में एक नई उत्कृष्टता बनी। तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पे 24 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप भी लिखें आंसर को एंड आप अच्छे से उसको बनाएं। एंड आप जब देखेंगे उसको कि जो उसकी लिखने की शैली है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड फ्रेंड्स, जाते जाते आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए। यहाँ पे ढेर सारे बीपीएससी कॉपी के एवेल्युएशन एवं यूपीएससी से रिगार्डिंग आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू।